नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये वाला जो आपका ये टेबल दिया गया है ये हमने कंप्लीट किया था। आप लोगों को याद होगा, है ना? याद है कि नहीं? देखो मैंने आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया था, ठीक है। अभी आगे हम लोग यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़, कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब लोग तैयार हैं? चलो बच्चों देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लासीफाई करना है, बराबर, कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे कोई मतलब स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया है कि मॉडर्न अप्रोच में हमको बताना है या फिर हमको ट्रेडिशनल अप्रोच में बताना है, ठीक है। तो कोई नहीं, अपने मन से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम मॉडर्न का ही पढ़ रहे थे ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमको मॉडर्न अप्रोच का ही बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया है। पेंसिल ले लीजिएगा हाथ में, उधर लिखते रहिए, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो हम है ना आपके लिए। चलिए देखिए क्या दिया है इसमें, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। हमने क्या किया बच्चों, 70,000 रुपये में मतलब जो बिजनेस है उसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे बच्चों, दो अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे। पहला तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कैश अकाउंट आ जाएगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट दिया गया है, बस आपको क्लासीफाई करना है। जो कैटेगरीज में हमने देखी थी ना मॉडर्न अप्रोच में 5, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो पहला तो आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट होगा, बराबर। अब देखो बच्चों, ये जो कैश अकाउंट है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। कैश हमारे लिए क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है बच्चों, असेट होता है। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, असेट्स अकाउंट, ठीक है, लिख लीजिए असेट अकाउंट, ठीक है। और ये जो कैपिटल है बच्चों, ये किस में जाएगा, सीधी सी बात है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, यस कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एसेट अकाउंट और ये तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कितना आसान है ना। चलो याद किया है ना। फिर यहाँ पे दूसरा वाला देखिएगा बच्चों क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आएंगे, पहला तो आपका बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बच्चों, कैश अकाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में से जा रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट भी आएगा, ठीक है। अब देखो बैंक ऑफ इंडिया किस में जाएगा, एज पर मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल वाला मत याद करना, अगर ट्रेडिशनल वाला याद करोगे तब तो बैंक ऑफ इंडिया आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी हमको मॉडर्न अप्रोच के नजरिए से सोचना है। तो ये जो हमारे लिए मतलब बैंक ऑफ इंडिया है ना बच्चों, ये हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। मैंने आपको बताया था कैश और बैंक मॉडर्न अप्रोच के अंदर असेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, असेट्स अकाउंट, बराबर। और ये कैश क्या होता है बच्चों, ये भी हमारे लिए असेट होता है, तो ये भी आ जाएगा। मतलब इसमें भी आप लोग क्या लिखोगे, असेट्स अकाउंट लिखोगे, ठीक है। सिंपल था ना। अगला यहाँ पे है कि विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। मतलब ऑफिस यूज के लिए हमने क्या किया बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया में से जो कैश है उसको विड्रॉ किया, यानी कि वहां से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आएंगे, कौन कौन से। तो पहला देखो ऑफिस यूज के लिए लिया ना, तो आपके फर्म के पास पैसा आ रहा है, यानी कैश कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। फिर दूसरा, आपके बैंक में से पैसा जा रहा है ना, बैंक इज द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बराबर। अब देखो ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएंगे, असेट हो जाएंगे। कैश भी असेट होता है और बैंक ऑफ इंडिया बैंक भी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो दोनों जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, असेट्स अकाउंट ही लिखिएगा, ठीक है। सिंपल लग रहा है कि नहीं। अब तो आपके तरफ से जवाब आना ही चाहिए फटाफट से, बोलो जल्दी से, दोनों भी असेट, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। ये तो हो गया, हाँ आगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने क्या किया बच्चों, गुड्स परचेज किया, ठीक है। तो परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, पहला आपका परचेज अकाउंट आ जाएगा, और हमने कैश में परचेज किया ना, यानी कैश हमारे फर्म के पास से जाएगा, कैश गोज आउट, बराबर। तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज करो, तो परचेज अकाउंट क्या मतलब वो किस में जाएगा, इनकम में या फिर एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा बच्चों, तो एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि परचेज अकाउंट क्या है बच्चों, यस परचेज, मतलब परचेज क्या है बच्चों, ये हमारे लिए एक्सपेंस है ना, इसके लिए ये कहाँ पे जाएगा, तो एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। और कैश तो हम जानते ही हैं, अब तो हमको याद ही हो गया है, ये तो हमारे लिए असेट होता है, असेट अकाउंट, ठीक है।
अगला यहाँ पे है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर। किरण स्टोर से हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा, बराबर। अब देखो यहाँ पे हमने ऊपर क्या देखा था, कैश में खरीदा, अब यहाँ पे आपने क्रेडिट में खरीदा है। तो जब भी आप क्रेडिट में खरीदते हो ना, तो जिससे भी खरीदते हो उसका नाम आता है, मतलब उसके अकाउंट में आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर कैश में किया तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ले दे के सब मामला मतलब जो अब आपको उनसे फिर दोबारा से तो काम पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि आपने एक बार खरीदा, आपने पैसा दे दिया, ठीक है, तो बात खत्म। अब काहे को उनका नाम रिकॉर्ड करोगे, ओके। लेकिन अगर क्रेडिट पे लिया है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको पैसा मिलेगा ना, समझे। तो यहाँ पे अगला, हाँ अगला वाला बताती हूँ आपको। ये देखो, किरण स्टोर से हमने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आएंगे, पहला तो आपका परचेज अकाउंट आ जाएगा और दूसरा आपका किरण स्टोर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, परचेज अकाउंट किस में जाएगा, परचेज क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है ना, तो ये एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। और ये जो किरण स्टोर है बच्चों, अब बताइएगा इनके पास से पैसा आने वाला है या फिर जाने वाला है सोच करके बताइए। देखिए हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया, बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किरण स्टोर को पैसा देना पड़ेगा। मतलब किरण स्टोर हमारे लिए क्या है बच्चों, क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। मतलब ये जो है ना बच्चों किरण स्टोर, ये लाइबिलिटीज अकाउंट की कैटेगरी में जाएंगे। समझा आपको, समझा कि नहीं अच्छे से, चलो अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला देखेंगे, नेक्स्ट वन, 6th वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। तो यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे बच्चों, जल्दी से सोचो। हमने क्या किया, गुड्स को बेचा है कैश में, ठीक है। तो पहला आपका कैश अकाउंट आ जाएगा, बराबर, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, सेल्स इज इन इनकम, दूसरा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसको क्लासिफाई करो, तो कैश तो आपका असेट्स अकाउंट में चला जाएगा, ये तो असेट्स में चला जाएगा। बाकी ये जो सेल्स है, तो सेल्स की वजह से हमको इनकम हो रहा है ना, तो ये किस में जाएगा बच्चों, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू मतलब वही इनकम, देखो रेवेन्यू गेन्स इनकम, सब मतलब सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो इसमें ला करके लिख देने का। अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ तो ये भी इनकम है, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट आपने रिसीव किया तो वो भी इनकम, मतलब ये रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। क्लियर, अच्छे समझा। चलो अभी अगला देखते हैं। ये तो समझ गए ना, क्या इसमें सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9000। हमने क्या किया बच्चों, रोहिणी को गुड्स बेचा। अब देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट कुछ बोला नहीं है, तो फिर क्या अज्यूम करोगे, यस आपको अज्यूम करना है कि हमने क्या किया, क्रेडिट पे उसको गुड्स बेचा है, बराबर। तो अब देखो बच्चों, रोहिणी, पहला तो रोहिणी का अकाउंट आएगा। क्यों रोहिणी का अकाउंट आएगा, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है ना। क्रेडिट पे मतलब वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो हमारे लिए डेटर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास से हमको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हमने सामान बेचा है। जब भी आप सामान खरीदते हो तो सामने वाला आपके लिए क्रेडिटर होता है, लेकिन जब आप बेचते हो ना तो सामने वाला आपके लिए डेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोहिणी का अकाउंट आ जाएगा और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट आएगा, क्योंकि सेल्स इज एन इनकम, ठीक है। अब इसकी जो कैटेगरी है वो बताइए। तो रोहिणी अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, असेट्स की लायबिलिटी। आप जल्दी से सोचिए, रोहिणी के पास से हमारे पास पैसा आने वाला है, यानी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, असेट हो जाएगी, क्योंकि पैसा मिलने वाला है ना हमको। वो हमारे लिए डेटर है। डेटर क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। और सेल्स क्या है बच्चों, तो सेल्स इज इन इनकम, यानी ये किस में जाएगा, तो रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा। ओके, सिंपल लग रहा है कि नहीं आपको। फिर यहाँ पे अगला है रिसीव्ड डिविडेंड। हमने डिविडेंड को रिसीव किया। डिविडेंड क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, है ना। शेयर्स के ऊपर जब भी हम शेयर्स परचेस करते हैं तो उसके ऊपर जो हमको पैसा मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब भी डिविडेंड आपको मिलेगा तो कैश आपके बिजनेस में आएगा, ठीक है। ये इसका पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आ जाएंगे, पहला तो आपका कैश अकाउंट और दूसरा आपका डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अब आप सोचिए, कैश अकाउंट तो हमको पता है ये एसेट होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कर दिया। अब बताओ, ये जो डिविडेंड अकाउंट है ये हमारे लिए असेट होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल, इनकम या फिर एक्सपेंस। सोचो जल्दी से, क्या होता है बच्चों, क्या लगता है आपको, सोचिए। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड तो आपका इनकम है, यानी ये किस में जाएगा, तो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, समझे। ये हमारे लिए रेवेन्यू यानी कि इनकम है ना, हमको मिल रहा है पैसा, समझे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, पेड ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस क्या होता है, मैंने तो आपको बताया ही था। बोलो, ऑडिट फीस क्या होता है। जब भी ऑडिटर आता है ऑडिटिंग करने के लिए, बराबर, तो जो हम उसको फीस देते हैं उसको हम लोग ऑडिट फीस बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आ जाएंगे, पहला आपका ऑडिट फीस अकाउंट आ जाएगा, दूसरा आपका कैश अकाउंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश आपके बिजनेस के पास से जा रहा है, ठीक है।
तो अब देखो बच्चों, ये जो ऑडिट फीस अकाउंट है ये हमारे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है ना, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो ये किस में जाएगा बच्चों, एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। और कैश कहाँ पे जाएगा, तो असेट्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, समझ में आया ना। तो बस इतना सा ही है बच्चों, इसको हमने पूरा कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। ये बहुत ही सिंपल है, सच्ची बोल रही हूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप ना बस उसको समझ लीजिए, समझना है बस आपको दिमाग लगा करके, बाकी कुछ करना नहीं है, सब चीज़ आपको आएगा। ठीक है, क्लियर, अच्छे समझा। अब चलो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें हमको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सारे अकाउंट्स दिए गए हैं इन्हें हमें क्लासीफाई करना है इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, जो किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और रियल अकाउंट मतलब क्या, जो ये क्या होते हैं हमारे असेट्स। ठीक है, जो असेट्स से रिलेटेड हो। और नॉमिनल मतलब क्या, इसमें इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर फटाफट से क्लासिफिकेशन करते हैं। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, सारे आंसर यहाँ पे दिए गए, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा। स्टेशनरी अकाउंट, बोलो ये रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल है, क्या लगता है आपको। यस एवरीवन, जब भी आप स्टेशनरी परचेस करोगे तो ये आपके लिए एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस होगा कि नहीं, तो वो किस में जाएगा बच्चों, हाँ नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेशनरी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा है बच्चों महेश का अकाउंट, तो ये क्या है, ये एक पर्सन है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर मशीनरी अकाउंट, बोलो ये क्या है बच्चों, मशीनरी अकाउंट, असेट है ना, असेट से रिलेटेड यानी कि रियल में, ये लीजिए। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉस बाय फायर, फायर से हमारा लॉस हो गया, लॉस हुआ तो किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना। तो देखो यहाँ पे लॉस बाय फायर को इधर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सनल है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो ये किस में जाएगा, जी हाँ पर्सनल अकाउंट में जाएगा, बराबर, क्योंकि इसको किसने क्रिएट किया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट कहाँ पे जाएगा, जी हाँ रियल अकाउंट में चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो कहाँ पे जाएगा, यस पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट अकाउंट कहाँ पे जाएगा, कॉपीराइट असेट है ना, ये हमारे लिए असेट है, तो ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, रियल अकाउंट में जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर रिपेयर्स, तो रिपेयर्स अगर आप करवा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा दिया मतलब आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट, देखो यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट वन देखो बच्चों क्या है, लैपटॉप अकाउंट, तो ये बताइए किससे रिलेटेड है, जी हाँ लैपटॉप हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है ना, क्योंकि देखो वो अगर हमारे बिजनेस में रहेगा तो वो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, बराबर, सही बात है ना, तो इसीलिए वो किसमें आ जाएगा बच्चों, रियल अकाउंट के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है वेजेस अकाउंट, तो वेजेस दिया मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, जी हाँ नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसी के जैसा है, सेम टू सेम। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो अकाउंट्स दिए गए ना इन्हें आपको क्लासीफाई करना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो सब लोग तैयार है, चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं। अब तो हमको सब कुछ आता है ना, अब तो फटाफट से आंसर देंगे ना सब लोग। चलिए तो देखिए बच्चों ये जो आपका कैश अकाउंट है, बताइए ये क्या होता है, रियल होता है या फिर पर्सनल होता है या फिर नॉमिनल होता है। तो कैश मतलब क्या, वो हमारे लिए एसेट होता है, यानी वो किस में आएगा बच्चों, यस रियल अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो ये वाला जो अकाउंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा ना, यानी जितने लोगों का भी सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो सारी चीज़ों को मैं वो अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगी, यानी ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो इसके लिए किस में आएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरीज हमने देखी थी। ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था ना बच्चों ये वही है। ठीक है, याद रखना। फिर अगला यहाँ पे रोहित का अकाउंट, तो रोहित का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट, ये तो नाम से ही हमको पता चल गया। फिर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर यानी ये असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो वो किस में आएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर गुडविल अकाउंट, गुडविल क्या है, असेट है, तो ले लो जी रियल अकाउंट में इसको लिख दो। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस
हमने इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया है। तो ये वाला जो अकाउंट है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यस, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है ये, ठीक है। तो ये किस में आएगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट में आएगा। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? तो वो भी हमारे लिए असेट होता है। जैसे हमने कॉपीराइट देखा था, पेटेंट देखा था, वैसे ही ट्रेडमार्क भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ट्रेडमार्क, ओके। तो ये क्या होता है बच्चों? ये असेट होता है, इसके लिए ये किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन। तो कमीशन देखो बच्चों, कमीशन चाहे आप दे रहे हो या फिर आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कमीशन रिसीव्ड होगा तो वो आपके लिए इनकम होगा, और अगर आपने कमीशन दिया तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है भाई? जल्दी से बोलो, नॉमिनल अकाउंट में, यानी ये जो कमीशन अकाउंट है वो नॉमिनल में चला जाएगा, ठीक है। फिर लोन अकाउंट। अब देखो बच्चों, लोन अकाउंट, तो लोन क्या है? वो हमारे लिए असेट है, या फिर मतलब वो रियल अकाउंट में जाएगा, या फिर नॉमिनल में, या फिर पर्सनल में। आपको क्या लगता है बच्चों? यस एवरीवन, देखो अगर आप लोन लोगे तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे या फिर बैंक से लोगे, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक है तो वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, बराबर, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है ये, तो वो किस में आएगा? यस एवरीवन, एकदम सही पकड़े हो, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। क्लियर ना? ड्रॉइंग अकाउंट, बोलो, ड्रॉइंग किया कहाँ पे जाएगा? ड्राइंग अगर आप कर रहे हो तो वो आप कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे, तो वो कहाँ पे आएगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है इंटरेस्ट। अब देखो, इंटरेस्ट आपको मिला या फिर इंटरेस्ट आपने दिया। अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो इनकम, अगर आपने दिया तो वो आपके लिए एक्सपेंस। तो इनकम एक्सपेंस किधर जाता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो ये कहाँ पे चला जाएगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। सिंपल था ना, समझा आपको? चलो जी, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है क्लासीफाई द अकाउंट्स। यस, अब लीजिए मॉडर्न अप्रोच, बहुत कर लिया ट्रेडिशनल। अब चलो, अब आपको इसे क्लासीफाई करना है बच्चों। यह असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इसमें आपको क्लासीफाई करना है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। चलो, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है, तो आंसर और क्वेश्चन दोनों सामने सामने रखती हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला प्रीपेड रेंट। रेंट हमने, रुको जी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, नहीं तो इससे छोटा छोटा दिखेगा नहीं। चलो, प्रीपेड रेंट, आपने रेंट पहले से ही पे कर दिया है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो आउटस्टैंडिंग अगर कुछ भी रहेगा ना, यानी जो अनपेड रहेगा, वो हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, यानी पे करना बाकी है, मतलब पैसा हमारे पास से जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी की सैलरी पहले से ही पे कर दी है, यानी अगले महीने की सैलरी अब भी पे कर दी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? असेट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना, अगले महीने आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा बच्चों, कुछ भी अगर प्रीपेड है तो वो असेट्स कंसिडर करने का, और अगर आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, तो उसको लाइबिलिटीज कंसिडर करने का, ठीक है। तो जो रेंट है ना, वो हमने पहले से ही पे कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट कहाँ पर जाएगा बच्चों? असेट्स में। देखो यहाँ पे असेट्स के अंदर आया है, समझा कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी हमारे लिए क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। तो ये किस में जाएगा? यस एवरीवन, एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट किधर है? यस, ये देखो, एक्सपेंडिचर लॉस, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक लोन। अब देखो बच्चों, बैंक से लोन लिया, अब लोन लिया तो आपको चुकाना पड़ेगा, लोन लिया तो देना तो पड़ेगा ना, यानी पैसा आपके पास से जाने वाला है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है, मैं आपको दोनों एक ही साथ दिखाते जाती हूँ, ठीक है, बार बार ऊपर नीचे। हाँ, अब देखो, बैंक लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद मोटर कार है। अब मोटर कार क्या है बच्चों? हमारे लिए एसेट है, वो तो सिंपल से दिख रहा है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। फिर रेंट पेबल। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको रेंट पे करना है। रेंट पेबल मतलब क्या? आपको रेंट पे करना है, यानी आपके पास से पैसा जाने वाला है, तो ये हमारे लिए क्या होगा बच्चों? पैसा जाने वाला मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में इसको लिखा गया है। फिर उसके बाद बैड डेट्स। अब आप सोचेंगे ये नया शब्द कहाँ से आ गया? बैड डेट्स क्या होता है? तो सुनिए बच्चों, आपको बताती हूँ। बैड डेट्स का मतलब क्या? जैसे कि हमने किसी को उधारी पे सामान बेचा है, ठीक है, किसी मिस्टर ए को हमने बेचा है। अब जो ए है ना बच्चों, वो हमारा सामान तो लेकर के चला गया, हमारा सामान भी उसने पूरा खत्म कर दिया, और ऊपर से उसके पास जितना पैसा था वो भी उसने खत्म कर दिया। मतलब उसके पास अब पैसा है ही नहीं देने के लिए,
यानी अगर आप उससे मांगोगे भी तो भी आपको वो पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि वो पूरा के पूरा कंगाल हो चुका है, ठीक है। मतलब जो आपने उधारी पे सामान उसको बेचा था, ठीक है, तो वो पैसा अभी आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो पैसा था ना बच्चों, वो जो अमाउंट था वो अभी आपके लिए क्या बन चुका है, बैड डेट्स, यानी कि वो अभी रिकवर नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? मतलब जो आपका पैसा डूब गया अब ना मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बैड डेट्स कहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, जो बैड डेट्स है क्या वो हमारे लिए इनकम होगा? ना ना, वो तो हमारे लिए लॉस होगा। और लॉस हुआ तो किस में जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो देखो बच्चों बैड डेट्स को यहाँ पे लिखा गया है ना, दिख रहा है? हाँ चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या है, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट तो असेट होता है, ये लो जी, कॉपीराइट को यहाँ पे असेट में लिख दिया गया है, ये देख लो। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने क्या किया बच्चों, इंटरेस्ट को रिसीव्ड किया, तो इट इज एन इनकम, इनकम हुआ तो इनकम एंड गेन्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है बच्चों डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड को रिसीव किया, या इट इज ऑल्सो एन इनकम। तो देखो बच्चों यहाँ पे इनकम में चला आया, ठीक है। एंड प्रीमाइसेस अकाउंट, ठीक है। अब ये प्रीमाइसेस क्या होता है, तो हमारे लिए वो असेट होता है, याद रखिएगा। प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ओके, दीज ऑल आर असेट्स। तो प्रीमाइसेस भी क्या है बच्चों, यस, ये हमारे लिए असेट है, देखो जी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, अब बताओ ये असेट्स है कि लाइबिलिटीज है कि क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या, हमने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस जब भी हम कुछ भी करवाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हमारे गुड्स का इंश्योरेंस हो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो, ठीक है, तो हर महीने, मतलब हर महीने जैसे कि उनका ना एक पीरियड रहता है बच्चों, फिक्स पीरियड रहता है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस आप लोगों को पता है ना, इंश्योरेंस हम किस लिए करवाते हैं, ताकि अगर हमारा कुछ नुकसान होता है तो बाद में हमको पैसा मिल सके, इसका भरपाई हो सके, ठीक है, इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, क्या वो आपको ऐसे ही फ्री में पैसा दे देंगे, बस आपने इंश्योरेंस करवा लिया और जब आपका नुकसान होगा तो ऐसे ही आपको पैसा दे देंगे? ना ना, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे उनको कुछ पैसा देना पड़ता है, तब जाके अगर आपका कुछ लॉस होता है तो वो आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो जो हम उनको पैसा देते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी वालों को बीच बीच में जो पैसा देते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या होगा, अगर हम पैसा दे रहे हैं इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले को, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो किस में आएगा बच्चों, एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो ये भी आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। क्लियर, समझाना आपको अच्छे से? यस। तो यहाँ पे आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है बच्चों, ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे लास्ट इलस्ट्रेशन है, हाँ ये लास्ट है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, ठीक है। तो चलो इसको भी क्लासीफाई कर लेते हैं, देरी किस बात की। तो लैंड एंड बिल्डिंग, अब आप लोग की बारी है आंसर देने की। हाँ, मैंने बहुत बता दिया, ठीक है, अब आपको आंसर देना है। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो, असेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट को रिसीव्ड किया, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया या इनकम, तो ये जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में। समझ रहे हो बात को? मतलब इनकम, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ओके, नीचे आप लोग मिला लीजिएगा, मैं आपको बता दिया, देखो यहाँ पे लिखा। फिर अगला यहाँ पे है कंप्यूटर। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि नहीं, तो ये भी हमारे लिए क्या होता है बच्चों, असेट होता है, ठीक है। देखो कंप्यूटर हमारे लिए असेट होता है, ओके। फिर यहाँ पे अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज, याद रखना, डेटर्स यानी असेट्स, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा बच्चों, और ये हमारे लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, हाँ, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या, जैसे कि हमने किसी को उधारी पे सामान बेचा, ओके, और हमने बिल बना करके दिया, ठीक है, तो वो बिल को मतलब बिल बना करके दे दिया, ओके। तो अभी उसके पास से हमको पैसा मिलने वाला है ना, वो जो बिल पे अमाउंट लिखा रहेगा उतना पैसा हमारे पास आने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्स रिसीवेबल की बात हो गई, यानी हमारे पास जो पैसा आने वाला है, जिस बिल का पैसा आने वाला है वो बिल हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब बिल्स पेएबल क्या होता है, तो हमने किसी से सामान परचेज किया, ठीक है, अभी वो बिल हमको बना करके दिया गया है, ठीक है, तो ये पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बिल्स पेएबल। यानी जब पैसा आपको मिलने वाला है तो बिल्स रिसीवेबल, जब आपको पैसा रिसीव होने वाला है तो उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। जब भी पैसा आप देने वाले हो तो वो क्या होता है बच्चों, बिल्स पेएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों, असेट होता है, क्योंकि पैसा आने वाला है ना।
देखो यहाँ पे, देखो प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल इट इज एन असेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है डिस्काउंट अलाउड। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपने दिया, अलाउड यानी क्या होता है, डिस्काउंट देना, ठीक है, हमने दिया, तो जब हमने दिया तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देखो जी, देखो एक्सपेंडिचर है ना। फिर यहाँ पे अगला है सन्ड्री डेटर्स। यस, डेटर्स आया मतलब जी हाँ असेट, सही पकड़े हो। देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिखा। फिर यहाँ पे अगला है कहाँ गया, देखो गुडविल। गुडविल क्या होता है, असेट होता है, तो ये असेट में चला जाएगा। फ्रेट, अब बताइए फ्रेट क्या होता है बच्चों। तो फ्रेट ना एक तरीके से किराया होता है, जैसे कि कैरेज भी आपका किराया होता है, फ्रेट भी आपका किराया होता है। लेकिन फ्रेट मतलब क्या, जब भी हम लोग क्या करते हैं ये होता है ना समुद्री मार्ग, जहाज वगैरह से जब भी हम लोग गुड्स को मंगाते हैं या फिर भेजते हैं तो उसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं, जो हम लोग उसका ये चार्ज देते हैं। समझ में आया। तो फ्रेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा ना, क्योंकि पैसा हम देंगे, समझे। तो ये एक्सपेंस हुआ तो किधर जाएगा बच्चों, जी हाँ एक्सपेंडिचर लॉस में जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लॉस में फ्रेट आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए जी, आपने डिस्काउंट को रिसीव किया, तो जब आप डिस्काउंट को रिसीव करोगे तो ये आपके लिए इनकम होगा। तो इनकम हुआ तो किधर लिखने का, जी हाँ इधर इनकम एंड गेन्स में लिखने का, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल हमारे लिए क्या होता है, अभी बताया था, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज, तो ये आपका लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर अमित का कैपिटल, तो ये किस में जाएगा, जी हाँ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सिंपल सी तो बात है। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, देखो बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट आपने करवाया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, यानी ये किस में जाएगा बच्चों, इनकम एंड गेन्स में। देखो यहाँ पे आप देखो, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, याद करो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी होता है ना। बैंक से जितना पैसा है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा निकाल लेना, ठीक है, तो वो पैसा हमें बैंक को देना पड़ेगा, यानी हमारे पास से पैसा जाने वाला है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है बच्चों लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास अगर कोई स्टॉक है, देखो बच्चों अलग अलग प्रकार के स्टॉक होते हैं। तो लाइव स्टॉक यानी क्या, जो ये जीवित वाला स्टॉक होता है ना, जैसे कि किसी का लाइव स्टॉक यानी क्या बताऊँ आपको, जैसे किसी का बिजनेस समझ लीजिए बच्चों, लिविंग थिंग का है, जैसे कि हेंस वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो वैसा वाला है। तो उनके पास अगर उनका स्टॉक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लाइव स्टॉक बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही लाइव स्टॉक अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो वो आपके लिए असेट होगा ना। तो ये किस में जाएगा, लाइव स्टॉक किस में जाएगा बच्चों, जी हाँ असेट में जाएगा, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखो जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर आपने खर्चा किया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हमने इसको लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बराबर। फिर यहाँ पे अगला है कैश एट बैंक। आपका जो कैश है वो बैंक के अंदर है, तो वो आपके लिए एसेट होगा ना, भले ही वो बैंक के अंदर है लेकिन वो आपके लिए एसेट हो जाएगा क्योंकि कैश बैंक के अंदर है, समझे। तो देखो कैश एट बैंक हमारे लिए एसेट होता है। फिर यहाँ पे अगला है, कहाँ गया, ये देखो रेंट रिसीव्ड। हमने रेंट को रिसीव्ड किया तो रेंट हमारे लिए क्या है बच्चों, इनकम है, तो वो किस में आएगा, इनकम एंड गेन्स में। देखो यहाँ पे देखते जाइएगा, रेंट रिसीव्ड ध्यान से, ओके। फिर यहाँ पे अगला है बच्चों रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपने रिपेयर करवाया, मेंटेनेंस करवाया, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, पैसा गया यानी कि एक्सपेंडिचर, तो वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये देखो एक्सपेंडिचर में आएगा कैरेज। तो मैंने आपको बताया ना कैरेज आपका क्या होता है बच्चों, भाड़ा, किराया, ठीक है। जैसे हम लोग रोडवेज से, ये वाला क्या था बच्चों, समुद्री मार्ग से मंगाया तो वो फ्रेट हो गया, ठीक है। जब भी हम रोड के थ्रू मंगाते हैं ना तो वो उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं, मतलब है तो वही भाड़ा ही है, यानी कि किराया ही है, लेकिन बस इसके नाम अलग अलग है, ठीक है। मीडियम चेंज होने की वजह से इनके नाम भी बदल गए हैं। तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही हो जाएगा बच्चों, ये जो कैरेज है ना ये भी हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि रेंट देना बाकी है, अनपेड रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट यानी क्या, लाइबिलिटी, आपके पास से पैसा जाने वाला है ना। समझ लो कि 1000 रुपये रेंट आपको देना है अगले महीने, मतलब देना है, बाकी है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा आपके पास से जाने वाला है, अभी तक हमने पे नहीं किया, पिछले महीने का दिया ही नहीं, तो अभी देना पड़ेगा ना, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, समझे। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन आपको रिसीव्ड हुआ तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यस इनकम होगा ना, कमीशन हमको मिला। फिर बैंक से लोन लिया हमने, तो बैंक का लोन आपको चुकाना पड़ेगा, यानी पैसा आपके पास से जाने वाला है, तो पैसा जब भी गया तो लाइबिलिटी में उसको रिकॉर्ड करने का, देख लो बैंक लोन उधर लिखा हुआ है, समझे।
फिर यहाँ पे अगला है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो बच्चों, जैसे आपका जो कंपनी है ना, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अब बिल तो आपको भरना पड़ेगा बराबर। अब बिल भरोगे तो ऐसे ही भर दोगे? नहीं, पैसा आपके पास से जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो लायबिलिटी, ठीक है, नहीं सॉरी, एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप भर रहे हो तो वो आपके लिए खर्चा होगा ना बच्चों, तो वो किस में आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके किस में आएगा? एक्सपेंडिचर में। ओके, समझ में आया? देखो अगर अनपेड रहता तो फिर उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते, लेकिन अभी हम भर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अभी हम भर रहे हैं, तो इसके लिए वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अनपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों में अनपेड रहा तो फिर वो मतलब अनपेड रेंट, अनपेड कुछ भी रहा तो वो लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर एक मिनट, हाँ, अनपेड या फिर आउटस्टैंडिंग वो दोनों तो सेम होते हैं, और प्रीपेड रहा तो उसको हम लोग असेट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, कंफ्यूज ना होना, प्रीपेड, अनपेड और आउटस्टैंडिंग। देखो आपको क्लियर कर देती हूँ, अनपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों सेम होते हैं, ठीक है। प्रीपेड मतलब क्या होता है? पहले से पे किया हुआ, तो जब भी प्रीपेड आया ना तो उसको असेट्स कंसिडर करने का, अनपेड या फिर आउटस्टैंडिंग आया तो फिर उसको लायबिलिटी, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे अगला है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है, तो वो आ जाएगा असेट्स अकाउंट के अंदर। ये देखो जी, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यस। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा ये था, ठीक है। तो बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो आगे का आपका कंसेप्ट है ना, इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत नई नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं बच्चों। देखो देखो अभी क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच को प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसको अच्छे से याद करके अगले क्लास में आओगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे वाले कंसेप्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।